Okay, my name is Brijesh Kumar, and this is my qualification and work experience, and this is our academy. Okay, so आज का जो टॉपिक है हमारे पास वो है गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी. ओके, मैक्रो इकोनॉमिक्स यूनिट 8. तो इस चैप्टर को थोड़ा सा समझने के लिए हमें एक एग्जाम्पल डेवलप करना पड़ेगा. आपको एग्जाम्पल समझ में आ जाएगा तो ऑब्वियसली ये चैप्टर बहुत इजी पड़ जाएगा आपको. लेट्स से एक फैमिली है. आपको पता है फैमिली में मॉम डैड एंड बच्चे होते हैं. ठीक है, तो हमारे फादर खास तौर पे क्या करते हैं कि वो जॉब करते हैं, मंथली इनकम जनरेट करते हैं और वो पूरी सैलरी लाके मॉम के हाथ में रख देते हैं. मॉम क्या करती हैं कि क्या नाम है, पहले से इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन करके रखती है. मीन्स कहाँ कहाँ कितना खर्चा किया जाना है, जो मंथ स्टार्ट होने वाला है उस मंथ के अंदर कहाँ कहाँ कितना खर्चा होगा. सपोज करो फीस हो गई, स्कूल की ट्यूशन की फीस हो गई, कोई इंस्टॉलमेंट पे करनी है या रेंट पे करना है, किसी को पैसे धार ले रखे थे तो उसके इंस्टॉलमेंट देने हैं. ये आप लोगों के, ये उस फैमिली के खर्चे होते हैं. फिर अदर सोर्सेस ऑफ इनकम क्या है, कहाँ कहाँ से और पैसा आ सकता है और सेविंग कितनी करनी है. ठीक है, अगर बाय चांस फादर की सैलरी कम हो जाती है तो मम्मी को अपने घर के जितने भी खर्चे हैं वो कम करने पड़ेंगे, सेविंग कम करनी पड़ेगी. अगर सैलरी बढ़ जाती है तो यही चीज़ बढ़ जाएगी. ठीक है, करंट सिचुएशन आप देख सकते हो, जैसे कोरोना पीरियड चल रहा है, इस पीरियड के अंदर क्या फिर सैलरी ना के बराबर है, जिसकी वजह से घर में सारे खर्चों को कट कर दिया गया है. और जितना भी घर का खर्चा चल रहा है तो जितना पहले सेव कर रखा था उसी के बेसिस पे इस मंथ का, जितने मंथ जब तक लॉकडाउन पीरियड है तब तक का खर्चा पुरानी सेविंग के से किया जाता है. तो इसीलिए हम सेविंग करके रखते हैं, जो सेविंग को हम प्रिकॉशनरी मोटिव बोलते हैं. इसीलिए सेव करके रखते हैं कि अगर कोई भी ऐसा कुछ सिचुएशन आ जाए तो उन सेविंग का यूज़ किया जा सके. ठीक है, कंपनी, अब जैसे ये फैमिली का एग्जांपल हो गया, एक एग्जांपल हम प्राइवेट फर्म का भी लेके चल देते हैं. प्राइवेट कंपनीज भी अपना एक बजट बना के रखते हैं जिनको हम बैलेंस शीट बोलते हैं, जो अपने बैलेंस शीट के वे में शो करते हैं पब्लिकली. और वो बताते हैं कि कितना प्रीवियस ईयर में कितना खर्चा हुआ था, कितनी इनकम जनरेट हुई थी, कितना डिविडेंड पे किया था, कितना प्रॉफिट हुआ है. तो दैट इज़ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शो करते हैं, बैलेंस शीट शो करके चलते हैं, जिसके बेसिस पे कमिंग ईयर के लिए वो फंड रेज कर पाती हैं. ठीक है, सिमिलरली गवर्नमेंट भी ऐसा करती है, क्योंकि हमें मालूम है कि ये एग्जाम्पल इसलिए लिया गया है कि पूरी होल इकोनॉमी के अंदर चार मेन पिलर होते हैं. इकोनॉमी के मेन चार पिलर होते हैं: हाउस होल्ड सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर. ठीक है, फैमिली भी एक अपना बजट बना के कहते हैं जिसे फैमिली बजट कहते हैं. प्राइवेट सेक्टर भी अपना बजट बना के चलते हैं जैसे बैलेंस शीट के थ्रू शो किया जाता है. गवर्नमेंट भी अपना बजट से बना के चलते हैं जो ये शो करते हैं कितना इनकम और एक्सपेंडिचर ईयरली होता है या होने वाला होता है. और इंटरनेशनली भी हमें शो करके चलना पड़ता है. ओके, तो आज जो टॉपिक है जिसकी हम बात करेंगे उसका नाम है गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी. ठीक है, गवर्नमेंट बजट को हमेशा हर एक इकोनॉमी के अंदर एक मेन पर्सन प्रेजेंट करता है जिसे हम फाइनेंस मिनिस्टर कहते हैं. इंडिया के अंदर जो करंट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया है वो है मिसेस निर्मला सीतारमन, एज यू कैन सी इन आवर डायग्राम. ठीक है, जिन्होंने अभी करंट का बजट शो किया था. इनकी खास बात ये है कि ये सेकंड वुमेन है जिन्होंने गवर्नमेंट बजट शो कराया. फर्स्ट जो वुमेन थी जिन्होंने बजट शो किया था वो थे हमारे पास इंदिरा गांधी. सेकंड नंबर पे हमारे पास कौन है, निर्मला सीतारमन हो गए. ठीक है, गुड. तो लेट्स स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर गवर्नमेंट बजट. इस चैप्टर के अंदर खास तौर पे जो पढ़ेंगे हम उस गवर्नमेंट बजट का मीनिंग क्या है और उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और इसके कंपोनेंट क्या क्या हैं और कंपोनेंट का क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है. ठीक है, ओके. सबसे पहला टॉपिक है हमारे पास मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट बजट. गवर्नमेंट बजट को हम खास तौर पे यूनियन बजट भी कहते हैं या सेंट्रल बजट भी कहा जाता है. ओके,
कभी भी किसी भी चैप्टर के अंदर कुछ भी पढ़ो, डेफिनेशन वर्ड टू वर्ड याद करना है, लिख के याद करना है, बोल के याद करना है। डेफिनेशन में कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए, ये याद रखना। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द गवर्नमेंट बजट और यूनियन बजट? A government budget is an annual statement showing item wise estimated receipts and expenditure of the government during a fiscal year. ओके एक बार और रिपीट करता हूँ। अ गवर्नमेंट बजट इज एन एनुअल स्टेटमेंट शोइंग आइटम वाइज एस्टिमेटेड रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर। ओके, ये डेफिनेशन भी बहुत काम की है क्योंकि इसी के अंदर पूरे चैप्टर की समरी पता चल जाती है कि क्या है। ठीक है, क्या है इसमें? अ गवर्नमेंट बजट, क्योंकि हम गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट बजट बनाया जाएगा और ये एनुअल स्टेटमेंट होती है कि पूरे एक साल की बनाई जाती है। जैसे फैमिली के अंदर मंथली स्टेटमेंट शो करी जाती है, यहाँ पर एनुअल स्टेटमेंट होती है और इसमें सारी आइटम वाइज जो पार्ट होते हैं वो शो करे जाते हैं। मेजर पार्ट ऊपर आएगा, स्मॉलर पार्ट नीचे आएगा। जिसमें ज़्यादा इनकम और एक्सपेंडिचर होता है वो टॉप पे आती है, जिसमें लोअर पोर्शन होता है वो नीचे नीचे आती रहती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल रेलवे का मेजर एक्सपेंडिचर और मेजर इनकम होती है, इसलिए टॉप आइटमों में रखी जाती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट वर्ड है एस्टिमेटेड। इधर जब बात करी जाती है तो एस्टिमेटेड मतलब जो गवर्नमेंट बजट प्रिपेयर किया जाता है जो कमिंग ईयर जो आने वाला है, जैसे कि 2020 अभी स्टार्ट ढंग से नहीं हुआ, मगर 2020 और 21 का पूरा बजट फरवरी 2020 के अंदर ही प्रेजेंट कर दिया गया था कि कितना इनकम और कितना एक्सपेंडिचर होगा। ठीक है, मगर जैसे कि ये पेंडेमिक चालू हुआ है तो ये बजट का अब कोई रोल नहीं रह जाता। ठीक है, ये दोबारा ही शो करना पड़ेगा क्योंकि जो इन्होंने बजट बनाया था वो बजट ये सोच के बनाया था कि कोई पेंडेमिक तो होने वाली नहीं है, उसके नॉर्मल ईयर के बेसिस पे बनाया था। जो 2020 और 2021 का जो बजट है वो फ्लॉप हो चुका है। ओके, जब ये पेंडेमिक ख़त्म होगा तो दोबारा से इनको प्रेजेंट करना पड़ेगा। उस बजट को बोला जाएगा इंटरिम बजट। क्या बोलते हैं? इंटरिम बजट, जो शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, जिसे हम कहते हैं टेम्परेरी बजट। तो सबसे पहले गवर्नमेंट का मेन फोकस ये होता है कि इस पेंडेमिक को हमारी कंट्री से हटाया जाए, फिर बाद में जो गवर्नमेंट पॉलिसीज है उनको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। इस पेंडेमिक को ख़त्म करने के लिए गवर्नमेंट नई नई चीज़ें इम्प्लीमेंट करेगी जिससे थोड़ा रिलीफ मिले। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले गवर्नमेंट बजट की डेफिनेशन क्या पढ़ी आप लोगों ने? A government budget is an annual statement showing item-wise estimated receipts and expenditure of the government during a fiscal year. इसको हम फाइनेंशियल ईयर भी कहते हैं। ठीक है, अब इस डेफिनेशन को थोड़ा ब्रेक करते हैं। ब्रेक मीन्स तोड़ते हैं। इसका मीनिंग क्या है? द रिसीट्स एंड पेमेंट आर नॉट एक्चुअल फिगर्स बट द एस्टिमेटेड वैल्यू फॉर द कमिंग फिस्कल ईयर। जो भी बजट के अंदर रिसीट्स और पेमेंट शो करी जाती हैं वो एक्चुअल फिगर में नहीं होती हैं। ये सारी की सारी वैल्यूज़ क्या होती हैं? एस्टिमेटेड होती हैं, क्योंकि जो आने वाला साल है कितना इनकम होगा, कितना एक्सपेंडिचर होगा, उसका कुछ नॉलेज नहीं होती। बस एक एस्टिमेट, एक अनुमान लगा लिया जाता है कि इतना हो सकता है। अब कैसे लगाया जाता है? जितने भी प्रीवियस ईयर में इनकम और एक्सपेंडिचर होता है उसके बेसिस पर हम कमिंग ईयर के इनकम और एक्सपेंडिचर को एस्टिमेट करते हैं कि पिछले साल इतना इतना खर्चा हुआ था इस सेक्टर के अंदर, इस साल इतना खर्चा हो सकता है और इतनी इनकम जनरेट हो सकती है। सारा एस्टिमेटेड करना पड़ता है क्योंकि कमिंग ईयर में क्या हो किसी को नहीं पता था। जब बजट 2020 फरवरी में प्रेजेंट किया गया था किसी को नहीं पता था कि ये पेंडेमिक चालू हो जाएगी। ठीक है, तो वो बजट तो फ्लॉप हो गया। ठीक है, तो इसीलिए अ गवर्नमेंट बजट इज एनुअल स्टेटमेंट, क्योंकि एक साल की बनाई जाती है और इसमें सारे आइटम स्टेप वाइज शो करे जाते हैं और जितने भी आइटम होंगे उसकी जो रिसीप्ट्स और एक्सपेंडिचर होती हैं वो एस्टिमेटेड टर्म में होती हैं और पूरा जो बजट होता है वो एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर शो किया जाता है। ठीक है, तो जो गवर्नमेंट बजट होता है वो एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है थ्रू द फाइनेंशियल मिनिस्टर। ठीक है,
जिसके अंदर क्या होता है, शोइंग आइटम वाइज एस्टिमेटेड रिसीप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। ओके, तो इसलिए हमने बोला क्या है, सॉरी, तो जो हमारे पास बजट है, जो बजट है हमारे पास, पहली बात क्या थी, वो एस्टिमेटेड है। ओके, और ये हमारे पास एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर शो किया जाता है। अब पॉइंट पे चलते हैं। पहला पॉइंट क्या है हमारे पास, द रिसीप्ट्स एंड पेमेंट आर नॉट द एक्चुअल फिगर। पहले डिस्कशन कर चुके हैं कि ये हमारे पास एक्चुअल फिगर में तो होती नहीं है। ये सारी जो आइटम तुम बजट के अंदर शो करते हो, जितने भी आइटम शो करे जाएंगे, तो जो कमिंग ईयर, जो आने वाला है, उसकी एस्टिमेटेड वैल्यू को शो किया जाता है। और जो फिजिकल ईयर है, कौन सी ईयर है, जो हमारे पास फिजिकल ईयर है या फाइनेंशियल ईयर है, क्या बोलते हैं इसको, और फाइनेंशियल ईयर। ओके, जो फाइनेंशियल ईयर है इज टेकन फ्रॉम द 1 अप्रैल टू 31 मार्च। ये याद रखना हमेशा, जो फाइनेंशियल ईयर या फिजिकल ईयर होता है हमेशा 1 अप्रैल टू 31 मार्च होता है। इन इंडिया बजट इज प्रेजेंटेड इन द पार्लियामेंट ऑन सच अ डे एज द प्रेजेंट मे डायरेक्ट। हमारे पास क्या होता है कि इंडिया के अंदर जो बजट प्रेजेंट किया जाता है वो फरवरी मंथ में शो किया जाएगा, या एज डायरेक्टेड बाय द प्रेसिडेंट, और जब प्रेसिडेंट अपने हिसाब से कभी भी प्रेजेंट करवा सकते हैं। ठीक है ना। इट इज़ रिक्वायर्ड टू बी अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट बिफोर इट कैन बी इम्प्लीमेंटेड। इंडिया के अंदर बजट को इम्प्लीमेंट करने से पहले पार्लियामेंट में प्रेजेंट करना पड़ता है, ये याद रखना। पहले पार्लियामेंट में अगर अप्रूव्ड हुआ तो जाके इम्प्लीमेंट, अगर नहीं हुआ तो उसके अंदर कुछ ना कुछ हमारे पास अमेंडमेंट लाई जाती है, फिर उसके बाद दोबारा प्रेजेंट किया जाता है, तब जाके इम्प्लीमेंट होता है। तो आप लोगों को यहाँ समझ में आ चुका है गवर्नमेंट बजट की डेफिनेशन क्या है, कि a government budget is an annual statement showing item wise estimated receipts and expenditure of the government during a fiscal year। ठीक है, ओके। चलो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट बजट। याद रखना, कभी भी कोई भी चीज़ बनाई जाती है तो उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। मीन्स हम क्यों प्रिपेयर कर रहे हैं गवर्नमेंट में, क्या मोटिव है उसके पीछे, ऐसे क्यों ज़रूरत पड़ गई। ओके, तो अब हमें मालूम है कि हमारी पूरी मैक्रो इकॉनमी 4 मेन सेक्टर पे टिकी हुई है, हाउस होल्ड सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर। तो जब गवर्नमेंट सेक्टर का क्या रोल है इकॉनमी के अंदर, तो जो रोल है वो ख़ास तौर पे किस चीज़ पे टिका हुआ है, उसको काम करने के लिए पैसा चाहिए, और पैसा खर्च करती है गवर्नमेंट फॉर द सोशल वेलफेयर। सबका ध्यान रखना पड़ता है उसको, हाउस होल्ड सेक्टर का भी ध्यान रखना पड़ता है, प्राइवेट सेक्टर का भी ध्यान रखना पड़ता है, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर का भी ध्यान रख के चलना पड़ता है। तो सारी चीज़ को करने के लिए उसको इनकम चाहिए, उनको पैसा चाहिए, और पैसा कहाँ कहाँ से जनरेट होगा वो सारा हमें डिस्कशन करना है, और कहाँ कहाँ खर्च होगा वो सारा डिस्कशन करके चलना पड़ता है। अब मेन मोटिव क्या होता है गवर्नमेंट बजट बनाने का, ठीक है, एक एक करके डिस्कशन करेंगे। प्लीज़ ढंग से समझना, क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और ये एग्जाम में ज़रूर आता है। ठीक है, डेफिनेशन क्लियर हो चुकी है आप लोगों को। अब सबसे पहले अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स। तो पहला ऑब्जेक्टिव है हमारे पास रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। व्हाट इज रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज? ओके, जब हम रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज की बात करेंगे, ठीक है, रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, पहले मीनिंग पढ़ लेते हैं इसका मीनिंग क्या है, फिर हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। Reallocation of resources means managed and proper distribution of resources. It means managed and proper distribution of resources, as private sector cannot provide all the goods and services, the government has to provide these goods। अब हमें मालूम है होल इकोनॉमी के अंदर सारे के सारे गुड्स एंड सर्विसेज
प्राइवेट सेक्टर प्रोवाइड नहीं कर सकता है। ठीक है, जो गुड्स एंड सर्विसेज प्राइवेट सेक्टर प्रोवाइड नहीं कर सकता है या नहीं करना चाहता है, वो सब के सब गुड्स एंड सर्विसेज गवर्नमेंट सेक्टर टेक ओवर कर लेता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल रेलवे है। अब रेलवे के अंदर क्या होता है कि प्राइवेट सेक्टर वर्क ही नहीं कर पाती, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर है और बहुत लॉसेस होता है, मगर एक नेसेसरी गुड है एक इकॉनमी के लिए, इसलिए गवर्नमेंट उसको हैंडल करके चलती है। कोल एंड माइनिंग सेक्टर हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हो गया, डिफेंस हो गया, ऐसे कई हैं जो गवर्नमेंट सेक्टर हैंडल करके चलती हैं। ठीक है, जब लगता है गवर्नमेंट को कि भैया प्राइवेट सेक्टर हैंडल कर सकती है, तो वो प्राइवेट सेक्टर को टेक ओवर कर देते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी होगी, वो प्राइवेट सेक्टर को हैंड ओवर कर दिया है। ठीक है, तो कई ऐसी चीज़ होती हैं जिनका डिस्ट्रीब्यूशन गवर्नमेंट सेक्टर के हाथ में रखा जाता है और उनको मैनेज, ठीक है, और प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन गवर्नमेंट के हाथ में आ जाता है। ओके, और इससे हमारे पास क्या होता है कि जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं जो सोशल वेलफेयर पे पर्पज से रखे जाते हैं, वो गवर्नमेंट के हाथ ही रहते हैं। जितना भी इनकम और एक्सपेंडिचर वो गवर्नमेंट देख के चलती है। ठीक है, ओके, तो पहला समझ में आ गया। री एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज को री एलोकेट करने के लिए जो प्राइवेट सेक्टर नहीं कर सकती, वो गवर्नमेंट सेक्टर करती है। ठीक है, और वो सारा इनकम और एक्सपेंडिचर अपने बजट के अंदर शो करके चलती है। क्लियर है? पहला हुआ री एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस, डन। ओके, दूसरा है हमारे पास रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, या ऐसा कहते हैं, इसे कहते हैं टू रिड्यूस इनइक्वालिटीज इन इनकम एंड वेल्थ। तो पहला था री एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस, दूसरा हो गया रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। अब हर एक इकॉनमी के अंदर एक चीज़ होती है, एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि हमारे इकॉनमी के अंदर दो कैटेगरी में पब्लिक है, एक रिच सेक्टर में और एक पुअर सोसाइटी, रिच सोसाइटी एंड पुअर सोसाइटी। गवर्नमेंट को दोनों को ध्यान में रख के चलना पड़ता है। ठीक है, मगर ये भी चीज़ देखनी पड़ती है कि इनइक्वालिटी क्रिएट ना हो दोनों के बीच में, मतलब रिच बिकम मोर रिच ना हो, पुअर बिकम मोर पुअर ना हो, ये याद रखना। वैसे इसे कहते हैं ट्रिकल डाउन इफेक्ट क्रिएट ना होना। समझ में आया? ओके, तो क्या है इसमें हमारे पास रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ के अंदर, थ्रू बजट गवर्नमेंट ट्राइज टू रिड्यूस द गैप बिटवीन रिच एंड पुअर। गवर्नमेंट का मेन मोटिव क्या होता है कि सोसाइटी के अंदर इनइक्वालिटी का जो गैप है वो रिड्यूस किया जाए। ठीक है, जो रिच है और पुअर है उनका जो गैप आ रहा है क्रिएट, जो गैप बढ़ता जा रहा है उसको रिड्यूस करना। तो दिस इज अचीव्ड थ्रू टैक्सिंग द रिच, क्या है, टैक्सिंग द रिच एंड सब्सिडाइजिंग द नीड्स ऑफ पुअर पीपल। ठीक है, अब इस गैप को कैसे रिड्यूस किया जाए कि रिच पर टैक्स लगा दो और पुअर को सब्सिडी दे दो। मीन्स this is achieved through taxing the rich and subsidizing the needs of poor people. ठीक है, समझ में आया? Taxing the income of the rich people reduces their purchasing power and subsidize to poor people increase real income of poor people. थोड़ा थोड़ा ढंग से समझते हैं इसको। ठीक है, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा कि अगर अमीर लोगों पे टैक्स लगा दिया जाए और पुअर लोगों को सब्सिडी दी जाए। ठीक है, तो हमारे पास जो दो टूल होते हैं जिसके बेसिस पे इनइक्वालिटी को रिड्यूस किया जाता है वो है टैक्स। पहला कौन सा है? टैक्स, जो किस पे लगाया जाएगा? रिच पे लगाया जाता है। ओके, टैक्स लगाने से क्या होगा हमारे पास? टैक्स लगाने से कभी भी ध्यान में रखना, प्राइस क्या होता है? इंक्रीज होता है। जब प्राइस इंक्रीज हो जाता है तो हमारे पास क्या हो जाता है? उसकी परचेसिंग पावर, लेट से पीपी हम बोल देते हैं, परचेसिंग पावर क्या हो जाता है? रिड्यूस हो जाता है। खरीदने की शक्ति क्या हो जाती है? कम हो जाएगी। ठीक है, ओके, तो जिसकी वजह से हमारे पास क्या होने लग जाता है कि
इनकी जो परचेसिंग पावर रिड्यूस, मेजरली हमारे पास क्या होता है, इसकी परचेसिंग पावर को रिड्यूस करना, क्योंकि पुअर सोसाइटी को गुड्स एंड सर्विसेज मिल सके। अगर मैं सब्सिडी की बात करता हूँ, सब्सिडी किसको दी जाएगी? पुअर पर्सन को दी जाती है, पुअर को दी जाएगी। सब्सिडी मिल जाने की वजह से जो भी गुड्स एंड सर्विसेज वो परचेज करेंगे उनका प्राइस क्या हो जाता है? कम हो जाएगा। प्राइस के कम हो जाने से तो उनकी एबिलिटी टू परचेज क्या हो जाएगा? हमारे पास बढ़ जाएगा, दैट इज परचेजिंग पावर बढ़ जाती है। ठीक है, टैक्सिंग लगाने से प्राइस बढ़ जाता है, परचेसिंग पावर कम हो जाती है। और इसको एक और वर्ड यूज कर सकते हैं कि रियल इनकम। कौन सी इनकम? रियल इनकम। मैक्रो के अंदर रियल इनकम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, माइक्रो के अंदर भी आप लोगों ने पढ़ा है डिमांड वाले चैप्टर के अंदर। ठीक है, रियल इनकम क्या हो जाती है? प्राइस के बढ़ जाने से कम हो जाती है, और प्राइस के बढ़ जाने से रियल इनकम कम हो जाएगी, और प्राइस के कम हो जाने की वजह से रियल इनकम क्या हो जाती है? हमारे पास बढ़ जाती है। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये जो इम्पैक्ट है, इससे क्या होगा? इनइक्वालिटी क्या हो जाती है? इनइक्वालिटी क्या होगी? रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, तो दोनों सेक्शन सोसाइटी के दोनों ही अच्छी तरह से वर्क करने लग जाते हैं। ओके, क्लियर है? तो पहला हमने रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज पढ़ा, जहाँ पर जो प्राइवेट सेक्टर नहीं कर सकते गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस, वो गवर्नमेंट सेक्टर करती है। दूसरे के अंदर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर की बात कर, इनकम एंड वेल्थ की बात करी, तो इसके अंदर क्या क्या कि रिच पे टैक्स लगा दिया जाता है और पुअर को सब्सिडी दी जा सकती है, जिसकी वजह से इनइक्वालिटी बैलेंस्ड हो जाए। ठीक है, क्लियर है? ओके, नेक्स्ट है, तो पहला हमने पढ़ा रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, दूसरा पढ़ा रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, तीसरा है हमारे पास टू अचीव इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। क्या है हमारे पास? टू अचीव इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। ठीक है, अब इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की जब कभी भी बात करी जाती है, याद रखना, जब कभी भी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की बात करी जाएगी तो वहाँ पर हम इकॉनमी के दो मेजर प्रॉब्लम की बात करते हैं। एक होता है इन्फ्लेशन, ठीक है, और दूसरा होता है हमारे पास डिफ्लेशन भी बोलते हैं उसको, डिप्रेशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसका हम डिस्कशन करेंगे इसके अंदर। तो हमारे पास जो प्रॉब्लम है, वो थर्ड जो ऑब्जेक्टिव है, वो हमारे पास अचीव इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है। ठीक है, देयर में बी इन्फ्लेशन, देयर में बी इन्फ्लेशन और डिप्रेशन इन द इकॉनमी। हर एक इकॉनमी में इन्फ्लेशन और डिप्रेशन आता ही रहता है। ठीक है ना? अब मीनिंग क्या है? इन्फ्लेशन क्या प्रॉब्लम, इन्फ्लेशन क्या बताती है और डिफ्लेशन क्या बताती है? बेसिकली इन्फ्लेशन का जो मीनिंग होता है, वो इन्फ्लेशन क्या होता है? परसिस्टेंट राइज इन प्राइस लेवल। ठीक है, इन्फ्लेशन इज अ सिचुएशन ऑफ राइज इन प्राइस लेवल, वेर एज डिप्रेशन इज लैक ऑफ डिमांड। लैक ऑफ डिमांड मतलब जब प्राइस कम होने लग जाए तो हमारे पास डिमांड कम हो जाती है, तो इसे कहते हैं लैक ऑफ डिमांड की वजह से डिप्रेशन आता है, और प्राइस के इंक्रीमेंट की वजह से इन्फ्लेशन आता है। ठीक है, बोथ द सिचुएशंस आर अनडिजायरेबल। दोनों ही हमारी इकॉनमी के लिए सही सिचुएशन है, इसलिए दोनों को प्रॉब्लम बोला जाता है। ठीक है, क्लियर है? तो ड्यूरिंग डिप्रेशन, अब सबसे पहले हम बात करते हैं डिप्रेशन के दौरान क्या होता है। तो ड्यूरिंग डिप्रेशन गवर्नमेंट रिड्यूसेस टैक्स। अब सपोज कि गवर्नमेंट, अब एक इकॉनमी के अंदर डिप्रेशन आया हुआ है, क्या आ गया हमारे पास? डिप्रेशन आ गया। समझना इस चीज़ को। डिप्रेशन के अंदर क्या होता है कि प्राइस ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज क्या होता है? रिड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे पास एक इकॉनमी के अंदर, और प्राइस के रिड्यूस होने के पीछे रीज़न क्या है हमारे पास? कि उस इकॉनमी के अंदर एग्रीगेटेड डिमांड बहुत कम है, इसलिए प्राइस रिड्यूस हो गया। ठीक है, जब हमारे पास डिमांड
एग्रीगेट लेवल से एग्रीगेट सप्लाई से कम होती है, तो वहाँ पर हमारे पास जो क्रिएट हो जाए, सपोज करो डायग्रामेटिकली देखो कि इस तरफ को ये जो क्रिएट हुई है सिचुएशन, हम इसके अंदर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के अंदर बात करेंगे। यहाँ पर क्या है, ये एग्रीगेट डिमांड है मैक्रो के थ्रू और ये एग्रीगेट सप्लाई है। तो जो ये गैप क्रिएट हुआ है उसको हमारे पास क्या कहते हैं, डिप्रेशन डिमांड या डेफिशिट डिमांड होती है। जब एक इकॉनमी के अंदर डिमांड कम होने लग जाती है तो उसका हमारे पास प्राइस रिड्यूस करना पड़ जाता है, क्योंकि माल को बेचना होता है। जब प्राइस रिड्यूस होता जाता है तो इन्वेंट्री स्टॉक मतलब इन्वेंट्री इंक्रीज होने लग जाती है। तो इसके अंदर क्या कह रखा है, ड्यूरिंग डिप्रेशन गवर्नमेंट रिड्यूसेस ड्यूरिंग डिप्रेशन गवर्नमेंट रिड्यूसेस रेट ऑफ टैक्स एंड बोरोइंग। अब प्राइस कम हो चुका है, ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, डिमांड को वापस इंक्रीज करवाने के लिए कि वापस गेट बैक टू द इक्विलिब्रियम सिचुएशन, इस सिचुएशन को वापस इस सिचुएशन पे आने के लिए गवर्नमेंट क्या कर देती है, टैक्स रेट को कम करवा देती है। टैक्स रेट कम हो जाएगा और तुम्हारे पास क्या है, बोरोइंग को क्या कर देती है, इंक्रीज कर देती है। तो इससे क्या होता है, डिप्रेशन के केस में गवर्नमेंट क्या कर देती है, रिड्यूसेस द रेट ऑफ टैक्स एंड बोरोइंग एंड इंक्रीज पब्लिक एक्सपेंडिचर। तो तीन चीज़ें खास तौर पे करती है। पहले क्या है, बोरोइंग को भी रिड्यूस कर देगी और एक्सपेंडिचर को इंक्रीज कर देगी। अब इससे प्राइस कैसे कम होगा, और प्राइस कैसे हमारे पास कम होगा कि जब हमारे पास टैक्स रेट कम हो जाता है, बोरोइंग कम हो जाती है और एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है। तो टैक्स रेट जब कम हो जाता है तो रियल इनकम बढ़ जाती है, रियल इनकम बढ़ जाने की वजह से उनकी डिमांड बढ़ जाएगी। एक्सपेंडिचर के बढ़ जाने से जॉब क्रिएशन ज़्यादा होती है और इनकम क्रिएट होने लग जाती है। जब गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर करती है तो उस केस में हमारे पास इनकम जो रिसोर्स मतलब इनकम, नेशनल इनकम क्या हो जाती है, इंक्रीज होने लग जाती है। तो यहाँ पर मेन मोटिव होती है कि पब्लिक का पैसा, पब्लिक के इनकम को इंक्रीज करना। जैसे इंक्रीज होगी तो वो अपने गुड्स की डिमांड को बढ़ा देते हैं, ठीक है। फिर ये तो डिप्रेशन का केस रहा, ओके। अब बात करते हैं हमारे पास ड्यूरिंग इन्फ्लेशन। ड्यूरिंग इन्फ्लेशन गवर्नमेंट इंक्रीजेस द, अब इसका रिवर्स केस चलेगा। अब इन्फ्लेशन के केस में क्या होता है, इन्फ्लेशन के केस में क्या होता है, डायग्रामेटिकली देखना आप लोग कि ये मेरे पास एग्रीगेट सप्लाई है और ये मेरे पास एग्रीगेट डिमांड है। अगर एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाती है तो एक्सेस डिमांड हो जाएगी। अब जब डिमांड एक इकॉनमी में इंक्रीज हो रही है और सप्लाई नहीं बढ़ पा रही, सप्लाई तो यहीं की यहीं है, तो जो हमारे पास डिमांड बढ़ी है उसकी वजह से क्या होगा, प्राइस इंक्रीज होने लग जाता है। अब जब प्राइस इंक्रीज होता है तो उसे ही हम क्या कहते हैं, इन्फ्लेशन बोलते हैं। अब मार्केट के अंदर गवर्नमेंट क्या करती है, इन दोनों सिचुएशन को कंट्रोल करती है। अब इस इन्फ्लेशन सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट क्या कर देती है, जो उसके अंदर कम किया था वो यहाँ बढ़ा दिया जाएगा। तो वहाँ टैक्स को कम किया गया था, यहाँ पर क्या करेगा, टैक्स को बढ़ा देगी, बोरोइंग्स को इंक्रीज कर दी जाएगी और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को कम कर दिया जाएगा। क्लियर है। तो जितना भी ये जो सिचुएशन क्रिएट हो रही है, जो ये टैक्स को बढ़ाना घटाना, इनकम और एक्सपेंडिचर को बढ़ाना और घटाना, ये सारा का सारा बजट में शो किया जाता है। तो आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हो गया। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की जब बात करी जाएगी तो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की बात करी जाती है। इन्फ्लेशन का मतलब क्या है, राइज इन प्राइस लेवल, और डिप्रेशन का मतलब है डिक्रीज द प्राइस लेवल, ठीक है, या लैक ऑफ डिमांड भी बोल सकते हो। अगर एक इकॉनमी में इन्फ्लेशन है तो उस केस में गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, टैक्स बढ़ाना चाहिए, बोरिंग बढ़ानी चाहिए और एक्सपेंडिचर को कम करना चाहिए। अगर डिफ्लेशन है तो उस केस के अंदर क्या करना चाहिए कि टैक्स को कम करना चाहिए, बोरिंग को कम करना चाहिए और हमारे पास एक्सपेंडिचर को बढ़ाना चाहिए, ठीक है। और ये सारा सारा बजट के थ्रू किया जाता है। तो पहला हमारे पास क्या हुआ, रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज था, दूसरा रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ था, तीसरा क्या है,
इकोनॉमिक स्टेबिलिटी था। अब चौथा है हमारे पास मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। पब्लिक एंटरप्राइजेस की बात करें तो पब्लिक एंटरप्राइजेस का मतलब है पब्लिक कंपनीज जो भी हमारे पास गवर्नमेंट अंडरटेक करके चलती है। तो कई ऐसी कमर्शियल एक्टिविटीज़ होती हैं जो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट हैंडल करके चलती है, जैसे कि हैवी मैन्युफैक्चरिंग हो गया, पावर जनरेशन हो गया, रेलवे हो गया, एट्सेट्रा। ये कई ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट को ही करनी पड़ती हैं, जो प्राइवेट सेक्टर को टेक ओवर नहीं करी जाती, हैंड ओवर नहीं करी जाती। ठीक है। तो थ्रू द बजट द गवर्नमेंट अंडरटेक्स कमर्शियल एक्टिविटीज़ लाइक हैवी मैन्युफैक्चरिंग, पावर जनरेशन, रेलवे। रेलवे हमेशा नेचुरल मोनोपोली का कंपोनेंट होता है, दैट्स नेचुरल मोनोपोली कहा जाता है। फॉर सोशल वेलफेयर ऑफ द पब्लिक एंड प्रोवाइडिंग देम द फाइनेंशियल हेल्प। ये याद रखना हमेशा, ये सिर्फ और सिर्फ इनके पीछे क्या मोटिव होता है, सोशल वेलफेयर ऑफ द पब्लिक एंड प्रोवाइडिंग देम फाइनेंशियल हेल्प। किसको, इन सारे सेक्टर को फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करने की, क्योंकि इनमें हद से ज़्यादा लॉस होता है। तो इन लॉस को कवर करने के लिए गवर्नमेंट ही आगे आती है। प्राइवेट सेक्टर का आपको पता है कि अगर प्राइवेट सेक्टर को लॉस होने लग जाए तो वो बंद कर देती है। ठीक है। अगर गवर्नमेंट है तो वो कंटिन्यूसली चलता ही रहता है, बेशक कितना भी लॉस के ना हो। जैसे कि रेलवे कंटिन्यूसली लॉस शो करती है, इसीलिए वो गवर्नमेंट इनको हैंडल करके चलती है। तो इसका जितना भी इनकम और एक्सपेंडिचर और सोशल वेलफेयर सारा गवर्नमेंट बजट के अंदर शो किया जाता है। क्लियर है फोर्थ वाला। फिफ्थ है हमारे पास रिमूवल ऑफ रीजनल इनइक्वालिटी विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब रीजनल इनइक्वालिटी क्या होता है, पहले रीजनल इनइक्वालिटी को समझते हैं, फिर इसके बारे में बात करेंगे। हमारी इकॉनमी में कई ऐसे एरिया होते हैं, ऐसे सोसाइटी एरिया होते हैं जहाँ पर डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा चाहिए, जैसे रोड ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ हो गई, एजुकेशन हो गई और हेल्थ फैसिलिटी हो गई, जो कि कभी कभी गवर्नमेंट पूरा नहीं कर पाती है। तो गवर्नमेंट क्या करती है कि प्राइवेट सेक्टर को ऑफ़र करती है। ठीक है। किसको, प्राइवेट सेक्टर को ऑफ़र करती है कि तुम ऐसे एरिया में जाके अपने फैक्ट्री लगाओ। अब प्राइवेट सेक्टर ऐसे अंडर डेवलप्ड एरिया में क्यों जाए, अगर वो अंडर डेवलपमेंट में जाती है तो गवर्नमेंट उनको ऑफ़र करती है कि आपको टैक्स कंसेशन मिलेगा। क्या मिलेगा, टैक्स कंसेशन मिलेगा, और रॉ मटेरियल अच्छे दामों पे तुम्हें प्रोवाइड किया जाएगा, और अदर फैसिलिटी भी दी जाएंगी। ठीक है। अब प्राइवेट सेक्टर को ये बेनिफिट होता है, प्राइवेट सेक्टर आसपास के लोगों को क्या करती है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है और एम्प्लॉयमेंट देती है, और आसपास के ट्रांसपोर्टेशन के लिए रोड वगैरह बनवाती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बहुत सारी फैसिलिटी दी थी, मगर उस के पीछे सोशल वेलफेयर तो था ही नहीं, वो तो अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए ये फैसिलिटी दी जाती, जैसे रोड बनाना, ट्रांसपोर्ट अच्छा रखना, कम्युनिकेशन रखना और एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, क्योंकि उस बिजनेस को ग्रो कर सके। सेम एग्जैक्टली उसी प्रोसेस को यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर के फॉर्म में दिखाया जाता है। ठीक है। तो हमारे पास क्या है कि कभी भी अंडर डेवलप्ड एरिया को डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, प्राइवेट सेक्टर को ऑफर करती है कि वो वहाँ जाके अपनी फैक्ट्री लगाए। ठीक है। द बजट हैज़ टू एम एट बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री और स्टेट। दिस नीड मोर एक्सपेंडिचर ऑन द डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड रीजन। तो सबसे ज़्यादा इधर एक्सपेंडिचर किया जाता है। अब दो फॉर्म में एक्सपेंडिचर किया जाएगा, या तो वो खुद करे या प्राइवेट सेक्टर को वहाँ पर रखे। ठीक है। तो कई ऐसी फर्म्स होती है, जैसे बिहार के अंदर टाटा नगर इस्टेब्लिश हो चुका है। टाटा नगर के अंदर सारा का सारा आयरन एंड कॉपर इंडस्ट्री सारी सेटअप है, एक अलग से ही वहाँ पर टाटा नगर बन चुका है। ठीक है। तो कई ऐसे एरिया होते हैं जहाँ पर प्राइवेट सेक्टर रन करती है, कई ऐसे एरिया होते हैं जो गवर्नमेंट रन करती है। ठीक है। तो ये हमारे पास खास तौर पे 5 हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, फर्स्ट रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, थर्ड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, फोर्थ
management of public enterprises, and fifth is removal of regional inequalities. क्लियर है? सो तो आप लोगों ने यहाँ पर सबसे पहले क्या पढ़ा, याद रखना, डेफिनेशन पढ़ी। तो जब डेफिनेशन आप लोग कर रहे थे, जब डेफिनेशन के अंदर बात करी तो हमने क्या देखा कि ये एनुअल स्टेटमेंट होती है, ठीक है। एनुअल स्टेटमेंट का मतलब क्या है, ये साल में एक बार बनाई जाती है, ठीक है ना। और इसमें जितने भी आइटम होती है वो प्रॉपर एक ऑर्डर में शो करी जाती हैं, ठीक है। तीसरा क्या है हमारे पास, जितने भी आइटम होते हैं वो सारे के सारे एस्टिमेटेड होते हैं। ये याद रखना, ये वर्ड लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एस्टिमेटेड आइटम होते हैं। अब जो आइटम होते हैं वो कौन कौन से होते हैं इधर, जितने भी आइटम होते हैं इनकी दो फॉर्म होती है, रिसीट की साइड फॉर्म होती है और दूसरा कौन सी होती है हमारे पास, पेमेंट की होती है या एक्सपेंडिचर, ठीक है। और ये हमेशा एक फिस्कल ईयर में शो करी जाती है। फिस्कल ईयर मतलब 1 अप्रैल टू 31 मार्च, ओके। तो ये डेफिनेशन क्या हो गया हमारे पास कि अ गवर्नमेंट बजट इज एन एनुअल स्टेटमेंट शोइंग आइटम वाइज एस्टिमेटेड रिसीप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर। क्लियर है? ये इसकी गवर्नमेंट बजट की डेफिनेशन है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा गवर्नमेंट बजट के ऑब्जेक्टिव्स। तो कौन कौन से पढ़े ऑब्जेक्टिव्स? तो जो पहला ऑब्जेक्टिव था आप लोगों के पास वो है हमारे पास री एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस, ठीक है। तो हमारे पास जो पहला है वो है री एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस, ठीक है। तो आपने इसके अंदर क्या देखा कि कई ऐसे सेक्टर्स होते हैं, ये कई ऐसे हमारे पास गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं जो प्राइवेट सेक्टर उनको अच्छी तरह से उनका प्रोडक्शन नहीं कर पाती है। तो ऐसी चीज़ों को, ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज को गवर्नमेंट सेक्टर ही हैंडल करके चलता है, ठीक है ना। ओके, तो रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज के अंदर क्या है, दोज गुड्स एंड सर्विसेज विच प्राइवेट सेक्टर कैन नॉट बी प्रोवाइड प्रॉपरली, ठीक है ना, कैन नॉट बी provided, these goods and services are provided through the public sector, ठीक है ना। ओके, जिन गुड्स एंड सर्विसेज से सोशल वेलफेयर इंक्रीज हो सकता है, कई मेडिसिन कंपनी है या कई ऐसी चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट अपने हाथ में लेके चलती है, ठीक है ना। और ये भी कर सकते हैं कि कई ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं जिनसे सोशल वेलफेयर इंक्रीज होता है, जैसे कि पार्क हो गए, स्ट्रीट लाइट हो गए, रोड्स हो गए। ऑब्वियसली प्राइवेट सेक्टर नहीं कर सकती है, ठीक है ना। तो ये कौन प्रोवाइड करके चलता है, गवर्नमेंट, क्योंकि इन सभी का एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट अपने बजट के अंदर शो करती है। फिर दूसरा है हमारे पास रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। क्या है हमारे पास, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, इनकम को वाई से डिनोट करेंगे, और वेल्थ। देखो, जब इनकम और वेल्थ की जब बात करी जाएगी तो यहाँ पर दो लोगों की खास तौर पे बात करी जाएगी, क्योंकि इनकम और वेल्थ जो जनरेट करते हैं वो रिच और पुअर की बात करते हैं यहाँ पर। तो जो रिच सोसाइटी होती है वो ज़्यादा एक्सप्लॉइट ना कर पाए पुअर को,
ठीक है ना। इसलिए गवर्नमेंट क्या कर देती है, रिच पे टैक्स लगा देती है। टैक्स को लगाने की वजह से उन गुड्स का प्राइस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है ना। और जिसकी वजह से उनकी रियल इनकम क्या हो जाती है, कम हो जाती है। सिमिलरली पुअर सेक्टर को गवर्नमेंट क्या करती है, सब्सिडी देती है, सब्सिडी प्रोवाइड करेगी। सब्सिडी से गुड्स एंड सर्विसेज का प्राइस क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और उन लोगों की रियल इनकम क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा इनकम और एक्सपेंडिचर कर सके। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को। तीसरा है हमारे पास अचीव इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। तीसरा पॉइंट क्या है हमारे पास, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। जब इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की बात करी जाएगी तो यहाँ पर दो प्रॉब्लम की बात करते हैं। पहली प्रॉब्लम है हमारे पास इन्फ्लेशन, और दूसरी प्रॉब्लम है हमारे पास डिफ्लेशन या डिप्रेशन भी बोलते हैं। चलो डिप्रेशन ले लेते हैं, ठीक है। इन्फ्लेशन में क्या होता है, इन्फ्लेशन का मतलब क्या है, एक इकॉनमी में जब प्राइस लेवल क्या होने लग जाए, बोलो, प्राइस लेवल क्या हो हमारे पास, जब बढ़ जाता है तो उसे इन्फ्लेशन बोलते हैं। और यहाँ डिप्रेशन में क्या होता है, प्राइस लेवल जब कम हो जाए, ठीक है ना। ये प्राइस लेवल बढ़ कैसे जाता है, इसको एक डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करते हैं। ये मेरे पास एक इकॉनमी का एग्रीगेट सप्लाई कर्व है, ये मेरे पास एग्रीगेट डिमांड कर्व है। अगर एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाती है गिवन पॉइंट पे, तो जो ये गैप क्रिएट होता है वो एक्सेस डिमांड होता है। तो हमेशा एक्सेस डिमांड की वजह से, किसकी वजह से, एक्सेस डिमांड की वजह से प्राइस क्या होगा, बढ़ जाता है। एक इकॉनमी में अगर एक्सेस डिमांड है तो ऑब्वियसली प्राइस लेवल क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। डिप्रेशन का केस को अगर मैं एक्सप्लेन करूँ डायग्रामेटिकली तो क्या देखोगे कि मेरे पास ये एग्रीगेट सप्लाई है, ये एग्रीगेट डिमांड है। अगर एग्रीगेट डिमांड कम हो जाती है तो इस पॉइंट पे हमारे पास जो गैप क्रिएट होगा वो रिड्यूस हो रहा है गैप, तो जो गैप है हमारे पास वो डिफ्लेशन होता है, डेफिशिट डिमांड बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, डेफिशिट डिमांड। और डेफिशिट डिमांड एक इकोनॉमी में क्रिएट हो जाए तो प्राइस क्या होने लग जाते हैं, कम होने लग जाते हैं। ओके, तो एक इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन होना भी बहुत प्रॉब्लम होता है और डिप्रेशन होना भी प्रॉब्लम होता है। अब गवर्नमेंट इस इन्फ्लेशन प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करे, मतलब इस गैप को कैसे ख़त्म करे, इस गैप को कैसे ख़त्म करे, मतलब प्राइस लेवल अगर बहुत ज़्यादा है इसको कम कैसे करे, प्राइस लेवल कम है तो उसको कैसे बढ़ाए। तो गवर्नमेंट क्या करती है, जब प्राइस लेवल बहुत ज़्यादा हाई होता है तो उस केस में अपनी पॉलिसीज इम्प्लीमेंट करती है। पहली पॉलिसी होती है टैक्स, तो ऑब्वियसली प्राइस ज़्यादा है तो टैक्स को इंक्रीज कर देती है जिससे रियल इनकम कम हो सके। ओके, दूसरा क्या है हमारे पास, बोरोइंग हो जाता है, बोरोइंग को बढ़ा देते हैं जिससे कि पब्लिक के पास पैसा कम पहुँचे, और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर क्या कर देते हैं, कम कर देती है जिससे कि एम्प्लॉयमेंट पे इम्पैक्ट पड़े। और डिप्रेशन के केस में क्या करना है कि डिमांड को बढ़ाना है। डिमांड को क्या करना होता है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर डिमांड को मुझे कम करना है, ठीक है ना, और यहाँ पर डिमांड को मुझे बढ़ाना है। तो यहाँ पर डिमांड को बढ़ाने के लिए टैक्स को क्या करना है, बढ़ाने के लिए टैक्स को रिड्यूस करना पड़ेगा जिससे प्राइस कम हो जाए, बोरोइंग कम कर लेगी गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को बढ़ा दिए जाते हैं। तो ये तीन केसेस के थ्रू हम इकोनॉमिक स्टेबिलिटी अचीव कर सकते हैं, और सारा इस पे होने वाला इनकम और एक्सपेंडिचर बजट पे शो किया जाता है, ठीक है। फिर हमारे पास है फिफ्थ और फोर्थ, पब्लिक एंटरप्राइजेस, मतलब मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। तो इन केसेस के अंदर क्या होता है कि खास तौर पे कई ऐसे एंटरप्राइजेस होते हैं जो प्राइवेट सेक्टर हैंडल नहीं कर पाते क्योंकि उनमें बहुत ज़्यादा लॉस होता है, ठीक है। तो कई ऐसे एंटरप्राइजेस होते हैं जो गवर्नमेंट के हाथ में ही रहे तो बढ़िया है, ठीक है। ओके,
ओके, जैसे कि हमारे पास पब्लिक एंटरप्राइजेस में कौन कौन सी एंटरप्राइजेस आती है, खास तौर पे रेलवे, क्योंकि हमें मालूम है कि एक रेलवे एक ऐसी ही हमारे पास एंटरप्राइजेस है जिसके अंदर लॉस बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। और इस लॉस की वजह से कोई भी प्राइवेट कंपनी इसको नहीं लेना चाहती, इसलिए इसे कहते हैं हम नेचुरल मोनोपोली। क्या बोलते इसे? नेचुरल मोनोपोली। ओके, ठीक है। ओके, तो रेलवे के अंदर क्या है, हद से ज़्यादा एक डेफिसिट होता है, मतलब लॉस होता है, इसलिए गवर्नमेंट ही है, मगर ये सोशल वेलफेयर के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। ओके, तो इसलिए गवर्नमेंट इसको हैंडल करके चलती है। तो पब्लिक एंटरप्राइजेस का मैनेजमेंट क्या होता है? थ्रू द बजट द गवर्नमेंट अंडरटेक्स कमर्शियल एक्टिविटीज लाइक हैवी मैन्युफैक्चरिंग, पावर जनरेशन, रेलवे, डिफेंस एट्सेट्रा। कई ऐसी हमारे पास होती हैं जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट ही देखे तो बढ़िया है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ सोशल वेलफेयर पर्पज से रखी जाती हैं, ठीक है। ओके, फॉर द सोशल वेलफेयर ऑफ द पब्लिक एंड प्रोवाइडिंग देम द फाइनेंशियल हेल्प। और ऐसी फर्म का अगर लॉस होता है तो इस लॉस को रिकवर भी गवर्नमेंट करे, तो इनको फाइनेंशियल हेल्प भी दी जाए और सोसाइटी को मैक्सिमम सोशल वेलफेयर भी मिल सके। फिफ्थ है हमारे पास लास्ट, रिमूवल ऑफ रीजनल इनइक्वालिटी। देखो, रीजनल इनइक्वालिटी की जब बात करेगा, एक होता है रीजनल इक्वालिटी और एक होता है रीजनल इनइक्वालिटी। रीजनल इनइक्वालिटी के अंदर इक्वालिटी मतलब सारे सेक्टर इक्वली वर्क कर रहे हैं, सब जगह एम्प्लॉयमेंट है, सब अच्छे इलेक्ट्रिसिटी सब जगह मिल रही है, और स्कूलिंग हेल्थ वाइज सभी का प्रॉपरली चल रहा है। रीजनल इनइक्वालिटी का मतलब है कई सेक्टर बहुत ज़्यादा डेवलप है, कई एरिया बहुत ज़्यादा डेवलप है, कई एरिया बहुत ज़्यादा अंडर डेवलप्ड है। फॉर एग्जांपल, अर्बन एरिया और रूरल एरिया में आप लोग डिफरेंस देख सकते हो, कितना ज़्यादा डिफरेंस मिलता है। तो गवर्नमेंट क्या करती है कि जितने भी अंडर डेवलप्ड एरिया है उनको डेवलप करने के लिए वहाँ पर एक्सपेंडिचर करती है। अब एक्सपेंडिचर या तो वो खुद कर सकती है, जो रीजनल इनइक्वालिटी है मतलब अंडर डेवलप्ड सेक्टर है, कौन है? अंडर डेवलप्ड सेक्टर है। उन सेक्टर को डेवलप करने के लिए या तो खुद गवर्नमेंट उसको डेवलप करती है या प्राइवेट सेक्टर से कहती है। अब प्राइवेट सेक्टर क्या करती है? प्राइवेट सेक्टर को ये कहा जाता है कि अपनी फैक्ट्रीज इस एरिया में स्टैब्लिश करो और हम आप लोगों को टैक्स कंसेशन, एम्प्लॉयमेंट, रॉ मटेरियल एंड अदर फैसिलिटी, ये सारी आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। और जो लैंड है वो भी सस्ते दामों पे प्रोवाइड किया जाता है। इसके करने से फैक्ट्री को प्रॉफिट भी होता है और आसपास के लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिल जाती है, और ये कंपनी क्या कर देती है, उस एरिया को डेवलप करती जाती है फॉर द प्रॉफिट मोटिव। अब प्रॉफिट मोटिव कैसे डेवलप होगा? ट्रांसपोर्टेशन बेहतर बनाने के लिए वो रोड वगैरह बना देती है, ठीक है ना। लोगों को एजुकेट करने के लिए वहाँ पर स्कूल और अदर इंस्टीट्यूशन सेंटर बनाते हैं, जिसकी वजह से लोगों को और नॉलेज मिलती रहे, उनकी हेल्थ अच्छी रहे, उसके लिए हॉस्पिटल वगैरह भी बनते रहते हैं या अदर डिस्पेंसरी वो बनवा देती हैं, ठीक है। जिस एरिया में प्राइवेट सेक्टर नहीं जा पाती उस एरिया में गवर्नमेंट ही उस एरिया का डेवलप करती है। इन दोनों का जितना भी इनकम और एक्सपेंडिचर है वो सारा हमारे पास बजट के अंदर शो किया जाता है। तो ये 5 मेजर हमारे पास ऑब्जेक्टिव हैं जिसके बेसिस पे हम गवर्नमेंट बजट बनाते हैं, ठीक है। ओके, सो आज के लिए इतना काफ़ी है। तो प्लीज़ यहाँ तक अच्छी तरह से लर्न करें, रिवाइज करें, अगर कोई डाउट है तो प्लीज़